आइए, पिछली वीडियो में आपने वर्णमाला पढ़ा था तो उसमें कुछ शेष रह गया था, तो जो बचा हुआ है तो हम वर्णमाला के भाग 2 में आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं कि वर्णों को और कितने आधार पर बांटा गया है। वर्णों को सर्वप्रथम इसमें देखेंगे वायु के आधार पर कितने प्रकार से बांटा गया है, यानी किन वर्णों का उच्चारण करते समय अधिक वायु निकलती है और किन वर्णों का उच्चारण करते समय कम वायु निकलती है। तो इसमें ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। तो नाम से ही स्पष्ट है, अल्प मतलब कम और महा मतलब अधिक। अल्प प्राण मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कम वायु निकलती है मुख से उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अधिक वायु निकलती है मुख से तो उसे हम महाप्राण कहते हैं। इसमें सबसे पहले आपका इसको हम एक शॉर्ट तरीके से समझेंगे। अल्प प्राण जैसे हम एक संख्या लिख दे रहे हैं 1 3 5, चाहे इसको 135 पढ़िए चाहे 1 3 5 पढ़िए, और महाप्राण 2 और 4। इसको आप विषम और सम भी लिख सकते हैं। यानी हमने कल आपको वर्ग पढ़ाया था, पिछली वीडियो में आपको वर्ग बताया था कि 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये आपके वर्ग होते हैं। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर होता है अल्प प्राण, और हर वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर होता है महाप्राण। तो इसको समझने के लिए आप देखिए, सबसे पहले जैसे हम का वर्ग को लिख लेते हैं। का वर्ग कौन सा है? का, खा, गा, घा, अंगा, तो ये आपका का वर्ग होता है। तो इसमें जैसे नंबरिंग कर लीजिए 2 3 4 5, हर वर्ग में 5 ही अक्षर होते हैं। तो इसमें पहला, तीसरा और पांचवा ये आपका अल्प प्राण हो गया, यानी का, गा, इंगा, ये आपका अल्प प्राण हो गया। और उसके बाद 2 और 4 ये आपका क्या हो गया? महाप्राण, यानी खा और घा क्या हो गया? महाप्राण। आप लोगों ने बहुत पहले अगर पढ़ा होगा छोटी क्लासों में तो इस तरह पढ़ाया जाता था पहले, जैसे का, खा, गा, घा, इस प्रकार से पढ़ाया जाता था। तो इसी प्रकार से, यानी इसको उच्चारण करने में कम वायु निकलती है, इसको उच्चारण करने में अधिक वायु निकलती है। तो वायु के आधार पर वर्ण आपके 2 प्रकार के होते हैं। इसको आप लोगों ने समझा। इसी प्रकार हर वर्ग में आप लोग खुद से करेंगे, इसको हल करेंगे, निकालेंगे उसको। उसके बाद वर्णों को नाद के आधार पर बांटा गया है। नाद का अर्थ होता है कंपन, यानी इस वर्ण को उच्चारण करते समय कितना कंपन होता है मुख से। तो चलिए नाद के आधार पर कौन कौन से वर्ण होते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहला है आ घोष और शा घोष। इनको भी हम संख्या के आधार पर ही जानेंगे, यानी पहला, दूसरा आपका होगा हर वर्ग का, इसमें भी वर्ग ही लिया जाएगा। हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर आ घोष होगा, और तीसरा, चौथा, पांचवा आपका सा घोष होगा। सा घोष को हम केवल घोष भी लिख सकते हैं। ये आपका नाद के आधार पर, यानी कंपन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, पहला आ घोष, दूसरा सा घोष। अब इसको जैसे का वर्ग यहाँ पर हमने अल्प प्राण, महाप्राण आपको समझाया, उसी तरह इसको भी समझेंगे। यानी जैसे का और खा है तो ये आपका क्या हो जाएगा? आ घोष, यानी पहला और दूसरा। बाकी गा, घा, इंगा, ये तीनों क्या हो जाएंगे आपके सा घोष। हर वर्ग का, चाहे चा वर्ग हो चाहे का वर्ग हो, हर वर्ग में इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे। एक वर्ग हमने का वर्ग को समझाने के लिए लिख दिया, बाकी आप लोग खुद उसको लिख सकते हैं। तो वायु के आधार पर 2 प्रकार के, नाद के आधार पर 2 प्रकार के। ये आप अल्प प्राण, महाप्राण, सा घोष से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहे परीक्षाओं में, तो इसको ध्यान से आप लोग नोट करिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा, फेर बना लीजिए ताकि आपको परेशानी ना हो दोबारा। अब आते हैं ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं? जिस रूप, किसी भी रूप में अगर कोई हम आवाज निकालते हैं उसे हम ध्वनि कहते हैं।
भाषा की सबसे छोटी इकाई वो ध्वनि ही होती है। ध्वनियां 3 प्रकार की होती हैं, अलग अलग। वो कौन सी है? सबसे पहला है संयुक्त ध्वनि। संयुक्त ध्वनि किसे कहते हैं? जब 2 व्यंजन साथ में प्रयुक्त हो और दूसरा व्यंजन जो है स्वर का काम करे, यानी मात्रा का काम करे, तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त ध्वनि कहलाती हैं। जैसे प्राण, जैसे हमने कोई शब्द ले लिया प्राण, यानी यहाँ पा है, व्यंजन है, रा भी व्यंजन है, लेकिन यहाँ पर रा स्वर के रूप में काम कर रहा है, यानी मात्रा के रूप में काम कर रहा है, प्राण। तो इसलिए आपका क्या हो गया? संयुक्त ध्वनि। अब आगे हम देखते हैं अगला क्या है आपका? संपृक्त ध्वनि। संपृक्त ध्वनि किसे कहेंगे? जब 2 व्यंजन आपस में मिलकर कोई ध्वनि बनाते हैं तो उन्हें संपृक्त ध्वनि कहते हैं। संपृक्त ध्वनि जैसे हम लिखते हैं संबल, संबल हमने लिख दिया, 2 व्यंजन प्रयुक्त हुए हैं सामने, माँ और बा, यानी यहाँ पर माँ कोई मात्रा नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? संपृक्त ध्वनि। और यहाँ संयुक्त ध्वनि, यहाँ पर प्राण में स्वर के रूप में रा लगा हुआ है, इसलिए वो संयुक्त ध्वनि हो गया। अब आगे बात करेंगे हम युग्मक ध्वनि की। युग्मक युग्म शब्द से बना हुआ है। युग्म शब्द का अर्थ होता है जोड़ा। जोड़ा आप लोग जानते हैं। युग्मक में जब 2 शब्दों का जोड़ा, 2 वर्णों का जोड़ा होता है तो उसे हम युग्मक ध्वनि कहते हैं। जैसे तल्लीन, यानी एक ही वर्ण के 2 वर्ण, एक ही वर्ण का जोड़ा होता है। यहाँ पर ला 2 बार प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? युग्मक ध्वनि कहेंगे, साथ में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो ध्वनियां 3 प्रकार की होती हैं, संयुक्त, संपृक्त और युग्मक। इसमें स्वर के रूप में व्यंजन कार्य करेगा, इसमें 2 साथ में काम करेंगे, और यहाँ पर एक ही ध्वनि 2 बार प्रयुक्त होगी। अब आगे आते हैं पीछे। तो जैसे हमने पढ़ा होगा, पीछे हमने बताया था अनुस्वार, तो आयोग वाह बताया था पिछली वीडियो में। अनुस्वार, अनुस्वार जो अंग होता है इसे हम अनुस्वार कहते हैं। और विसर्ग, उसी आयोग वाह में आह को हम क्या कहेंगे? विसर्ग कहेंगे। तो ये होता है अनुस्वार। अन और विसर्ग किसे कहेंगे? आह को। इन दोनों को मिलाकर हम आयोग वाह कहते हैं। जैसे आगे हम बात करेंगे अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन किसे कहेंगे? जिन व्यंजनों का उच्चारण नाक से, यानी मुख और नाक से हो, तो उन्हें क्या कहेंगे? अनुनासिक। जैसे देखिए आप लोग अन का उच्चारण, उसमें नाक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसकी परिभाषा अगर आप समझेंगे, इसकी परिभाषा आप समझने की कोशिश करेंगे, तो हर वर्ग का 5वां अक्षर यानी अंतिम अक्षर, हर वर्ग का अंतिम अक्षर अनुनासिक होता है। जैसे का वर्ग का अंतिम अक्षर कौन सा होता है? का वर्ग का अंतिम अक्षर यानी 5वां अक्षर होता है इंग्या। चा वर्ग का अंतिम अक्षर कौन सा होता है? इया। टा वर्ग का अंतिम अक्षर कौन सा होता है? अड़ा। ता वर्ग का अंतिम अक्षर कौन सा होता है? ना। पा वर्ग का अंतिम अक्षर कौन सा होता है? मा। यानी सब में नासिका का प्रयोग किया जाता है, यानी कुछ ना कुछ नाक से उच्चारण होता है। इंग्या, इया, अड़ा, ना, मा, इसलिए इनको अनुनासिक व्यंजन भी कहा जाता है। हर वर्ग के अंतिम अक्षर या 5वां अक्षर बोल सकते हैं, यानी 5वां अक्षर, अंतिम अक्षर आपका क्या होगा? अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। इसमें आपने पढ़ा वायु के आधार पर अल्पप्राण, महाप्राण, नाद के आधार पर आघोष, साघोष, तीनों ध्वनियां संयुक्त, संपृक्त और युग्मक, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक व्यंजन किसे कहते हैं। तो वर्णमाला के भाग 2 में आपकी इतनी चीजें पिछले उसमें शेष रह गई थी। तो अब आगे बात करेंगे हम चिन्हों की। कुछ चिन्ह हैं जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पूर्ण विराम।
पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ होता है? पूर्ण विराम का चिन्ह आप लोग जान लीजिए किस तरह लगता है। इस तरह से एक लाइन खींच देते हैं पूर्ण विराम। जहां पर हमको रोकना रहता है, पूर्ण रूप से एक नया वाक्य स्टार्ट करना रहता है, वहां पर हम पूर्ण विराम लगाते हैं, यानी फुल स्टॉप। अंग्रेजी में इसको फुल स्टॉप बोलते हैं। अब अर्ध विराम की बात करेंगे, आधा विराम। अर्ध विराम नाम से स्पष्ट है, इस प्रकार से इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऊपर अनुस्वार रहेगा, नीचे कॉमा लगा रहेगा, ये आपका अर्ध विराम होता है। अर्ध विराम वाक्य खत्म ना हो, वहां रुक के तुरंत एक नया वाक्य स्टार्ट किया जाए, वहां अर्ध विराम का प्रयोग होता है। आगे बात करेंगे अल्प विराम। आप लोगों ने अंग्रेजी में पढ़ा होगा कामा। कामा को हम अल्प विराम बोलते हैं, यानी कोई चीज लिखते या पढ़ते समय के लिए बहुत कम क्षण के लिए जो रुका जाता है, वहां हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। बहुत कम समय के लिए जहां रुका जाता है, यानी थोड़ी देर के लिए, वहां पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इसको कामा भी बोलते हैं अंग्रेजी में। आगे हम बात करेंगे उद्धरण चिन्ह। तो दोनों तरफ से ऊपर जैसे कोई शब्द लिखा गया है या वाक्य लिखा गया है, इस तरह से उसको बंद कर दिया जाए, यानी इस तरह से। यानी अंग्रेजी में अगर बात करें तो कामा इन्वर्टेड कामा बोलते हैं, इनको हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। किसी वाक्य को या किसी शब्द को दोनों तरफ से बंद कर दिया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? उद्धरण चिन्ह कहेंगे। आगे आपका है लाघव। लाघव किसे कहते हैं? आपने देखा होगा ये जीरो की तरह होता है, इसे हम बोलते हैं लाघव। अब आप लोग सोचेंगे इसका प्रयोग कहाँ होता है? ध्यान दीजिएगा, जैसे कहीं कहीं डॉक्टर लिखा रहता है तो डॉक्टर बस इतना सा लिख के आगे इसके जीरो लगा दिया जाता है, तो यही है लाघव। यानी शॉर्ट फॉर्म को लिखने के लिए लाघव। लघु शब्द, लघु मीन्स होता है छोटा, किसी भी शब्द को छोटा करने के लिए, शॉर्ट फॉर्म में बनाने के लिए इस जीरो टाइप के इस प्रतीक का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए क्या हो जाता है, इसको क्या कहते हैं? लाघव कहते हैं। जैसे कहीं कहीं पंडित नेहरू जैसे लिखा है तो इस प्रकार से पंडित लिख दिया जाता है, तो ये आपका क्या हो गया? लाघव। आगे हम निर्देशक की बात करेंगे। निर्देशक का मतलब होता है डैश। जैसे आप लोग अंग्रेजी में लिखते हैं डैश, किसी चीज को जैसे कोई हेडिंग डालते हैं उसके आगे इस तरह चिन्ह लगा देते हैं, इस प्रकार से। ये आपका हो गया निर्देशक। जैसे मान लीजिए आप हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या लिखते हैं, तो आपने संदर्भ लिखा और उसके बाद आपने इसे डैश कर दिया, तो इसको बोलते हैं निर्देशक। यानी आप क्या लिखने जा रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं आप, ठीक है? तो ये हो गया आपका निर्देशक चिन्ह। अगला संयोजक। देखिए निर्देशक और संयोजक में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस निर्देशक की लाइन थोड़ा बड़ी रहती है और संयोजक की लाइन छोटी रहती है। ये आपस में दो शब्दों को जोड़ते हैं। जैसे आप देखें कहीं कहीं लिखा रहता है माता पिता, तो यहां बीच में एक शब्द छिपा रहता है माता और पिता, यानी ये क्या है? इन दोनों शब्दों को जोड़ रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? संयोजक कहते हैं। अगला है आपका त्रुटिपूर्ण या हंसपद। हिंदी में जब कोई गलतियां हो जाती है, सामान्य रूप से लोग जैसे किसी शब्द में कोई गलती हो, जैसे मान लीजिए राम लिखे और ये कहीं गलत हुआ, तो हम इसको इस तरह से काट देते हैं। नहीं, इस तरह से नहीं किया जाता। इसमें कहीं कोई गलती हुई है, त्रुटि हुई है, उसको दर्शाने के लिए हम एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसी शब्द पे जहां आपने गलती किया है, आप उस पर इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपका, इसको हंसपद भी बोलते हैं और त्रुटिपूर्ण भी बोलते हैं। तो इस प्रकार जो है आपका ये आज के वर्णमाला के भाग 2 में इतना ही है। तो आगे हम आपको कल जो है वो शब्द के बारे में बताएंगे। वर्णमाला के जितनी भी चीजें थी हमने लगभग आपको बता दी है। यहाँ से परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, आगे